बहुत धन्यवाद। देखिए, ये विषय तो बड़ा गंभीर है। इसमें पूरी पूरी राजसत्ता जुड़ी हुई है, सत्ता का दर्शन जुड़ा हुआ है, और जो रोज लोग राजसत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी वैचारिकी क्या है, उनका दर्शन क्या है, ये सब उसमें जुड़ा हुआ है। सत्ता का अपना चरित्र होता है। सत्ता जातिगत और ये सब नहीं, तो ये तो सब रणनीति होती है कि अपना उस समय की, जिस समय का बाल की खाल लोग निकाल रहे हैं, उसमें राजतंत्र था। राजतंत्र में जनता और राजा के बीच कौन सा संबंध होता था? आप अपने आप को कि हमारा ठाकुर राजा है, हमारा बाभन राजा है, अरे राजा राजा होता था, और उसके नीचे सब के सब लोग उसके पांव की जूती हुआ करते थे। वो राजतंत्र हुआ करता था। और उसका दम तुम आज की तारीख में भी, हमारे दद्दा घी खाए थे, हमारा गट्टा सूंघो, हमारे यहाँ एक कहावती है, तो ये सब तुम दम किस बल पे पाल रहे हो, क्या कर रहे हो? और वो सब चीज चली गई। राजसत्ता का अपना चरित्र था, अपनी उसकी रणनीति थी, अपने तरीके के झगड़े थे, अपना तरीके का वो लोग किया करते थे। अब उसको लेकर के आज तो आप जनतंत्र में जी रहे हो। आज हमारा संविधान सर्वोपरि है और हमारा कानून का शासन है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस संविधान की ताकत को भी, इस कानून के शासन को भी राज सत्ता में बैठे लोग नहीं मानते हैं, या उसको नहीं जानते हैं, या न मानने न जानने की कोशिश करते हैं। दिक्कत वही होती है। आज की तारीख में भी दिक्कत वही है। राज सत्ता में, जनतंत्र में जो भी आदमी सत्ता में बैठा है, पहली बात कि उसको जिस किताब से, जिस संहिता से शासन चल रहा है, उसकी जानकारी उससे है कि नहीं है। ये मठ मंदिर में बैठने वाले लोग संविधान को क्या जाने, उसकी ताकत को क्या जानेगी? उनके लिए जहां है वहां। लेकिन अब इसके लिए जनतंत्र में तो जनता भी इसके लिए अपना कभी न कभी दोषी है कि जनता भावातिरेक में इस तरीके की हरकत कर देती है कि ऐसे लोगों को ला करके सामने बैठा देती है। घंटा बजाने वाला सत्ता में मैं अपना बैठ के घंटा बजाएगा तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? पुलिस प्रशासन, जाहिर सी बात है, जब तुम न्याय की पद्धति को नहीं मानोगे, बुलडोजर न्याय को आगे कर दोगे, बुलडोजर लेकर के हर जगह पहुंच जाओगे, तो जनता तो तुम डाल डाल हम पात पात। जनता को तो जरा सा खाली मौका मिलना चाहिए। तो जनता देख रही है कि जब हमारा जो ये सत्ता प्रमुख है, जब वही कानून को नहीं मान रहा है, तो हम भी अगर नहीं कानून को मानेंगे तो वो तो हमारा अपना बगलगीर है, वो तो हमारा दोस्त है, वो तो हमारा आका हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है। और इस तरीके की हरकत बुलडोजर लेकर के ये प्रदर्शनकारी अपना किसी सांसद के घर पहुंच जाएं, यह तो हमारे अंदाज से इतिहास की सबसे बीभत्स घटना है। यह बीभत्स घटना शायद वैसे ही है कि एक सांसद चीखता चिल्लाता रहा कि हमारा घर जलाया जा रहा है, हमको टायर से बांध करके जलाया जा रहा है, और सत्ता खामोश बैठी रही। और वो सांसद सीधा फोन करता है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री का आवाज आता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो इस तरीके की बात करने वाले लोग ही इस तरीके का सत्ता संचालन ये करने वाले लोगों से इससे ज्यादा हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं, या इससे कम हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं कि सेना जनतंत्र में किसी को भी सेना रखने का अधिकार है। आज की तारीख में सेना बनने का अधिकार है। आज की तारीख में चाहे करनी सेना हो या सेना नाम से तो आपके यहाँ जो तो राजनीतिक दल बन जा रहे हैं। और वो राजनीतिक दल में भी स्थिति ये है कि अगर उसमें कहीं कोई आदमी अगर सच्ची बात कह देता है तो उसको मिर्ची लग जाती है, तो अपनी मिर्ची ट्रांसफर कर देता है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो यह तरीके का, इन सारी चीजों पर जो वैधानिकता है, जिसको हमारा संविधान, जिस विधि विधान से हमारा देश, हमारा शासन चलना है, अगर उसको जो लोग नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर एक्शन क्या होता है? उनके ऊपर एक्शन ये होता है कि अपनी न्यायपालिका भी खामोश हो जाती है। न्यायपालिका खामोश नहीं होगी तो क्या करेगी? इतना गट्ठर का जो नोट उनके पास से आता है, वो कहां से आ रहा है? जाहिर सी बात है, उनके पास भी यह धन वहीं से आता है जहां से उनको कहा जाता है कि चुपचाप रहो, जो हम कर रहे हैं, हमारा बुलडोजर न्याय चल रहा है तो हमारा न्याय चलने दो, अब तुम भी देखो, और नहीं तो तुम्हारे साथ भी बुलडोजर न्याय हो जाएगा। फल ये है
कि आज की तारीख इससे विभत्स बात क्या हो सकती है। तो इस घटना में तो सीधा सीधा यह कहा जाएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं, ये सेना उन्हीं की सेना है, या उस सेना की मानसिकता वाले जितने भी लोग हों, चाहे जो पार्टी हो। चुनाव के समय में तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है अगर करणी सेना अगर हमें वो सपोर्ट कर रही है, तो हम तो पलक पावड़ी पिछा करके हम उसका स्वागत करने लगते हैं। तो एक चीज यह भी है, सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग, राजनीति सही माने में राजनीति करने वाले लोगों को इन सारी चीजों से बचना चाहिए, इन सारी चीजों को देखना चाहिए, और ऐसे तत्वों का कहीं पर भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। जाति के आधार पर अगर कोई सेना बना ले, जाति के आधार पर अपना राजनीति होता है, उसकी और रणनीति होती है कि हम तो कैसे किसको क्या मोबिलाइज करेंगे। लेकिन अगर ये चीजें हावी होने लगती हैं, जाति हावी होने लगती है, जाति सेना का रूप लेकर के हावी होने लगती है, तो यह जनतंत्र को एक कलंकित करने वाली घटना है। और निश्चित रूप से सदन चल रहा है इस समय, सदन के हमारे सांसद की स्थिति यह है कि जो बात कही गई सदन में उसको लेकर के सड़क पर इस तरीके से संघर्ष हो रहा है, और हमारा मुख्यमंत्री, हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व खामोश आज की तारीख में बैठा है। तो देखो, एक्शन तो सीधा सबसे पहले तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कौन करेगा? जो लोग जिनका कोई राजधर्म ही नहीं है, उनका राजधर्म यही है कि हम किस तरीके से दमन करें लोगों का, दलितों का दमन करें और लोगों का दमन करें। और जैसे भी हो, हम अपने केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों को किस स्तर तक की छूट दी गई है? उस स्तर तक की छूट के वो पीछे क्या है? जब उनको चुनौती दी जाती है कि आपके सामने चुनौती है अपना चुनाव जीतने की, तो एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष के लोग उभार करके उनको सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है। क्या हमारे दिल्ली सरकार को नहीं मालूम है यह बात? और जिस समय यह घटना हो रही है उसके 1 किलोमीटर के अपना दायरे पर हमारा मुख्यमंत्री वहां पर वो प्रवचन कर रहा है, उसको नहीं जानकारी है। अगर उसको नहीं जानकारी है तो भी शर्मनाक है, उसको तत्काल इस्तीफा उससे लेना चाहिए। और अगर है जानकारी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, वैधानिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, नैतिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जनता का जो दबाव होता है, जनता को भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए। निश्चित रूप से राजनीतिक दल के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड लिया, तो समाजवादी पार्टी के तो हमारे सांसद है, हमारे नेता हैं, हमारे तो, लेकिन सबको, जितने भी लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति के ये सुस्ता की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है बाकी इस पर आगे निकल करके इस पर अपना एक्शन लें। और अपना जी डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। अब डॉक्टर सुनीलम जी कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात करिए डॉक्टर सुनीलम जी। जी बस मैं केवल ये जोड़ना चाहता हूं कि असल में सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। सदन के अंदर जो जिम्मेदारी है सदस्यों को संरक्षण देने की और असल में सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की, तो वो जिम्मेदारी स्पीकर की होती है, और ये राज्यसभा में है तो सभापति की है। तो ये एक तरीके से जो फेल्योर है, वो फेल्योर केवल उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, केवल इतना मामला नहीं है, हमारी पूरी संसदीय व्यवस्था भी फेल होती हुई दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। कायदे से तो होना ये चाहिए था, और ये होता रहा है, अक्रॉस द पार्टी लाइंस होता रहा है कि अगर किसी विधायक के साथ में, सांसद के साथ में अगर कुछ हो जाता है इस तरीके की घटना, तो स्पीकर खुद वहां पर जाता है, खुद वहां पर जो है उसका पूरी जानकारी लेकर के फिर आवश्यक निर्देश देता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर अधिकारियों को तलब करने का काम किया गया है। लेकिन जो है इससे साफ एकदम है कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, मतलब संसदीय व्यवस्था के अंदर लोगों का विश्वास मतलब ये एक तरीके से हटाने का भी एक ये तरीका है। और इसीलिए जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं आज भी कि फासिज्म आया है या नहीं आया देश में, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, और क्या चाहते हो आप? फासिज्म का मतलब यही होता है
कि गुंडे आएंगे, सरकार के संरक्षण के अंदर वो काम करेंगे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हिटलर की फौजें ऐसे ही, मतलब जो उनके अपने लोग थे वो ऐसे ही विपक्ष के साथ किया करते थे, वही इस समय देश के अंदर चल रहा है। तो फासिज्म आ चुका है और इन फासिस्ट ताकतों का मुकाबला जो है पार्टी कितना कर पाएंगी, वो तो मेरे को उसकी सीमा हम लोग सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जनता को ही इसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब जातिगत मामला आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और जनता जो है वो उसी लाइन के ऊपर बढ़ जाती है। तो ये मसला जो है ये संवैधानिक मसला है, उसके ब्रेकडाउन का मसला है और ये संसदीय व्यवस्था के जो है ब्रेकडाउन का मसला है और इसी परिप्रेक्ष्य में लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, जिसके अंदर आम तौर पर लोगों को आदत नहीं है। केवल एक ही बार ऐसा हुआ जब लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ में देश में, वो भी नॉर्थ इंडिया के अंदर, लोगों ने वोट करने का काम किया स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से आजादी के 76 वर्षों के अंदर इतना बड़ा रिप्रेशन, मतलब स्टेट रिप्रेशन अलग अलग तरीके से जो है वो कभी हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसको इशू बनाने का काम करना चाहिए, बनस्बत ये कि भाई दलित सांसद है, बनस्बत ये कि हमारी पार्टी के आदमी है, बनस्बत ये कि वो समाजवादी हैं। मुख्य बात ये है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करने की बजाय खड़े होकर के उनका इंतजाम करवा रहा है, उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील। आपने की बात आप कर रहे हैं और अभी तत्काल की बात है कि हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय मर्यादा पर टिप्पणी कर रहे थे, मर्यादा सिखा रहे थे। राहुल गांधी एक सांसद का अगर हाथ पकड़ लेता है, वो सांसद उसकी बहन है, उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसके गाल को टच कर देता है तो बहुत बड़ा हंगामा कर देता है, सदन में कितना बड़ा तूफान हो गया। और यही आपके अध्यक्ष जी हैं कि दानिश को किस तरीके से अपमानित किया गया, कौन कौन सा शब्द बोला गया, उसके ऊपर इनका जुबान तक नहीं खुलता है। तो आप किससे संरक्षण की बात की आप उम्मीद करते हैं? तो देखिए, सच बात यह है कि जनतांत्रिक प्रक्रिया सब खत्म हो चुकी है। अब सीधे सीधे फासिस्ट तानाशाही आ चुकी है और आने वाला वह दिन भी बहुत निकट में देख रहा हूं कि हिटलर जैसे सदन में आग लगा करके और कम्युनिस्टों के ऊपर पूरा आरोप मढ़ दिया और लाद दिया अपना तानाशाही प्रक्रिया। तो वह दिन भी बहुत दूर नहीं है जबकि हम सारे लोगों को ऐसी चीजें भी देखनी पड़ेगी कि भाई बहन के रिश्ते को भी एक सांसद के आपसी रिश्तों में भी अगर मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाए कि आपने कैसे उसका हाथ टच कर दिया, आपने कैसे उसका वो कर दिया, तो ये तो देखिए अभी तो लंबी बात है, इस पर क्या होगा कैसे होगा। जी, अभी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश जी और डॉक्टर सुनीलम जी। इस बात चर्चा में एडवोकेट आराधना जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि इसके अंदर जो युवा थे, जो नौजवान लोग थे जिन्होंने ये हमला किया, वो कहीं ना कहीं तो मतलब सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। अब उनका भविष्य तो खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे युवाओं का उपयोग किया जा रहा है और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह से आगे चलना चाहिए, युवाओं को किस तरीके से सजग करना चाहिए? अगर शशांक यादव जी इस बारे में कुछ बता सके तो आप बताइए कि युवाओं को किस तरीके से इन सब बातों से बाहर लाना चाहिए। जी शशांक जी। मैंने पहले भी कहा था और हमेशा लगातार मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के अंदर आज की तारीख में जो 25-26 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने 8-10 साल इस मोदी सरकार को देख लिया है, वो काम करने को वो लोग तैयार हैं। और ये एक अगर 95 साल 100 साल ये हिंदुत्व की राजनीति कर सकते हैं सीखने के लिए, तो हम खाली जनता के सहारे कि साहब जनता में गुस्सा आएगा और फासिस्टों से वो लड़ने लगेगी। याद रखिए कि फासिस्टों से लड़ाई हमेशा योजनाबद्ध तरीके से हुई है, हमेशा कैडर बना के हुई है, हमेशा पूरा एक रणनीति बना के हुई है। भीड़ कभी भी सत्ता से मुकाबला नहीं कर पाई है आज तक, जब तक भीड़ का एक मस्तिष्क नहीं होता है। तो इन युवाओं को
बाकायदा जो हमारा इतिहास रहा है, चाहे वो दलित चिंतन का इतिहास है, सामाजिक न्याय का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ये तीनों ही इतिहास, दलित चिंतन का इतिहास, सामाजिक न्याय का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, वो सीधे सीधे फासिस्टों के पेट में भाले की तरीके से चुभते हैं। लेकिन हम अपने युवाओं को इससे अभी जो है पूरी तरीके से इससे परिचित नहीं करा पा रहे हैं। सड़क पर भी लड़ाई चलेगी, कैंपेनिंग भी चलेगी और एजुकेशन भी चलेगी। एक लंबी मुहिम है, ये छोटे मोटे कालखंड की बात नहीं है। चुनाव में जनता आ गया अलग बात है, लेकिन एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। यही मुझे कहना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी टिप्पणी